नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के साथ मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का फूंका पुतला। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मनाई लाला लाजपत राय की जयंती। हुड्डा पार्क के सामने की ग्रीन बेल्ट बनी कूड़ा घर, सौंदर्यता को लगा प्रश्न चिन्ह, कहा पार्षद संदीप यादव ने। भिवानी शहर के करीब 5000 बंदर होंगे पिंजरों में बंद, कहा भवानी प्रताप सिंह ने। मौसम में बदलाव से फसलों को हो सकता है नुकसान, कहा डॉक्टर देवीलाल ने। और अब खबरें विस्तार से। यमुना के पानी में हरियाणा द्वारा जहर मिलाने के केजरीवाल के बयान के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन किया तथा हनुमान ढानी चौक पर आप नेता अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका। जिला महासचिव हर्षवर्धन मान और वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि यमुना को साफ तो दिल्ली सरकार नहीं कर पाई और आरोप हरियाणा पर लगा रही है। दिल्ली के 12 गंदे नालों का वेस्ट यमुना में डाला जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का कहना था कि केजरीवाल की खुद की बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए पहले उसे हरियाणा के लोगों और फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा सरकार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। बीजेपी के जिला महामंत्री हर्षवर्धन मान व वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि केजरीवाल आज तक झूठे वादे और थोथे नारों के सहारे ही सत्ता हासिल करते आ रहे हैं। इस बार उन्हें अपनी हार तय लग रही है, इसलिए इस तरह के घटिया बयान देने पर उतारू हुए हैं। केजरीवाल हरियाणा का वह नालायक बेटा है जो अपने आप की ही कदर नहीं कर सकता। वहीं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हार के डर से वह अराजकता फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। हरियाणा अपने हिस्से का पानी सही दे रहा है, लेकिन दिल्ली में सीवेज और गंदगी यमुना में डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने यमुना की सफाई का वादा किया था, लेकिन दिल्ली के 37 में से सिर्फ 17 ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला भिवानी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और उल जुलूल बयान दे करके लोगों को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो उन्होंने बयान दिया कि भाई यमुना जैसी पवित्र नदी को हरियाणा सरकार ने जहर मिला करके भेज दिया, इस प्रकार के झूठे और उल जुलूल बयान देने के विरोध में आज हमने अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर पुतला फूंका है। और हम कहना चाहते हैं कि वो बौखलाए हुए हैं। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है, इसलिए वो बौखला करके इस प्रकार की बयानबाजी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता उनके चेहरे को पहचान चुकी है, वो बेनकाब हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता आशीर्वाद दे करके अब की बार सरकार बनाने का काम है। दिल्ली के अंदर हमने अरविंद केजरीवाल जी का पुतला फूंका है, वो बौखला चुके हैं और अब की बार दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार स्पष्ट बहुमत बनने जा रही है। और ये बोल रहे हैं कि हरियाणा से जहर का पानी आ रहा है यमुना का। कहाँ से हरियाणा का पानी पीकर हरियाणा जहर का बोलते हैं? तो अब की बार तो दिल्ली के अंदर तो दिल्ली की पब्लिक भी समझ चुकी है, ऐसे झूठे और मतलब बेबुनियाद बातें करने वाले सीएम को अब की बार दिल्ली नहीं बख्शेगी। केजरीवाल एक ऐसे शख्सियत है जिस प्रकार आपने देखा होगा, एक अखाड़े में पहलवान होते हैं ना, और एक पहलवान हार जाता है, वो ये सोचता है एक दा और लगा दूं और एक दा और लगा दूं मैं जीत जाऊं, लेकिन वो हार जाता है। इसी प्रकार केजरीवाल दिल्ली के अंदर बिल्कुल हार चुका है। उसने ये कहा है यमुना का पवित्र पानी, हरियाणा की सरकार उसमें जहर घोलने का काम करती है। उससे हरियाणा की जनता और सीएम दिल्ली की जनता से दुर्व्यवहार करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं केजरीवाल को 10 साल से 11 साल से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में भी और हरियाणा प्रदेश में भी है। आप ये बताएं दिल्ली की जनता कितने से जहर से पी के उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो आप लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर यहाँ उनका पुतला दहन किया है। और मैं साथ साथ में एक बात और भी रखना चाहता हूँ कि 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में केजरीवाल ने ये बयान दिया था बैठ के टीवी डिबेट के अंदर कि अगर यमुना 5 साल के अंदर मैं साफ न कर पाऊँ तो मेरे को वोट मत देना। अब उसको पता है कि अपनी विधानसभा से वो खुद हारने लग रहा है, इसलिए वो हरियाणा के ऊपर
अनर्गल बयान देने लग रहा है कि यहाँ का पानी में जहर मिला दिया, ये मिला दिया, लेकिन उनको सबको पता है कि दिल्ली की जनता के अंदर उन्होंने जहर मिला रखा है और दिल्ली की जनता परेशान है, केजरीवाल से मुक्त होना चाहती है। केजरीवाल जी ने जो निंदनीय शब्द बोले हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज हनुमान डाणी चौक पर उनका पुतला फूंककर उनको हरियाणा के जो वासियों हैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए बोला है। और जो उन्होंने निंदनीय शब्द बोले हैं उनके लिए मैं उनसे करती हूँ कि हरियाणा वासियों से अपने शब्द कहें और वो राजनीति स्वार्थी भाव से बौखलाए हुए हैं और उन्होंने जो आज निंदनीय शब्द बोले हैं उसके पूरे हरियाणा वासी। सारा आपको धर्मवीर जी ने बताया किस तरह से हरियाणा पानी दे रहा है, और मुझे तो हैरानगी हुई इस बात को सुनते हुए कि केजरीवाल जी ने जिस तरह से कहा कि वाटर टेररिज्म जो है वो करा जा रहा है। एक व्यक्ति जो इतने चीफ मिनिस्ट्री के पद के ऊपर जो रहे हुए हैं वो ऐसी बात जब करते हैं, इतनी गैर जिम्मेदारी बात, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त दुर्भाग्य की बात है। मैं तो कहूँगी जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा अपने हिस्से का पानी जो उसका बीओडी लेवल है वो बिल्कुल सही, कोई भी जाके उसको टेस्ट कर सकता है। टीडीएस लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, पीने के लायक हैं, सारा कुछ सही है। लेकिन वज़ीराबाद से लेकर जब वो आगे चलता है तो उसके अंदर इतनी बुरी तरह से सीवेज डाला जाता है, पॉलीथीन डाली जाती है, पता नहीं और क्या क्या जो है सामग्री और सब कुछ जो कुछ नहीं होना चाहिए वो यमुना के अंदर जो है डाला जाता है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जो वायदा करा था कि इसके ऊपर हम जो है यमुना को बिल्कुल साफ करेंगे, आज वो यमुना का जो पानी है उसके ऊपर वाइट फ्रॉथिंग ऐसे होती है जैसे वहाँ पे वो, अगर आप जाके देखिए ना कि ये कोई बर्फ़ जैसे जमी हो, इस तरह से लगता है। 37 ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन केवल 17 जो हैं वो फंक्शनल है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ट्रीटमेंट प्लांट्स अगर पूरे के पूरे चल रहे होते तो दिल्ली का पानी, जो ये प्रदूषित पानी, जो ये पानी पिला रहे हैं दिल्ली वालों को, ये हालात इनके नहीं होने थे। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर नगर के अनेक संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाल आश्रम में इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे तथा विद्यार्थियों को लाला लाजपत राय के जीवन आदर्श से रूबरू करवाया। बाल आश्रम के वेद प्रिय ने कहा कि लाला लाजपत राय के शरीर पर जितनी बार लाठियां पड़ी उतनी बार देश के लिए उनके मुख से आजादी का शब्द निकला। युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि देश की स्वाधीनता के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदलने की दिशा में लाला जी ने अनेक ऐतिहासिक कार्य किए। भिवानी बाल आश्रम से वेद प्रिय ने कहा कि वर्ष 1909 में भिवानी के बाल आश्रम की आधारशिला लाला लाजपत राय के द्वारा रखी गई थी, जो कि आज तक केंद्र व राज्य सरकार की मदद के बगैर दानवीरों की बदौलत चल रही है। वहीं इस मौके पर युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान ने कहा कि लाला लाजपत राय न केवल देश को आजाद कराना चाहते थे, बल्कि वे चाहते थे कि सभी लोग अधिक से अधिक शिक्षित हों तथा इसके लिए उन्होंने विभिन्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना करवाई, जिसमें भिवानी का बाल आश्रम भी एक है। उन्होंने कहा कि युवा देशभक्तों के त्याग एवं बलिदान से प्रेरणा लेकर समाज में रचनात्मक कार्य करें। वहीं लाला लाजपत राय क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और लेखक ही उन्होंने बताया। मैं सबसे पहले वेद प्रिय जी और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस प्रकार के आयोजन का प्रोग्राम आयोजित किया है। लाला लाजपत राय के बारे में 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही थे, इसके साथ में उनकी पत्रकारिता, पार्टी से कांग्रेस पार्टी के भी वो पदाधिकारी रहे और उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं का स्थापित किया। बीमा पॉलिसी और पंजाब नेशनल बैंक के बारे का भी उन्होंने स्थापित किए थे। और उनका जो मेन थे बाल पाल, 3 थे, बाल पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये ट्राई जो फेमस था। और उनका जो साहस और उनकी जो बहादुरी थी, आज का जो हम जिस आज़ाद या स्वतंत्र
पर्यावरण में सांस ले रहे हैं, ये सभी उन देशभक्तों की कुर्बानी का परिणाम है। तो मैं इस सफल आयोजन के लिए इनको बधाई देता हूँ। इस प्रकार के आयोजन हमारे बच्चों के लिए होने चाहिए। लाला लाजपत राय जी के द्वारा स्थापित संस्था है, जो कि वर्ष 1909 में इसकी आधारशिला उनके कर कमलों के द्वारा रखी गई थी। तब से ही ये संस्था अपना योगदान बच्चों के भविष्य के निर्माण में यहाँ करती आई है। मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस संस्था ने कभी भी राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से कभी भी किसी प्रकार की मदद प्राप्त नहीं की। हमेशा भिवानी शहर के दानी दाताओं के द्वारा दिए गए दान से ही यह संस्था प्रफुल्लित रही है और यहाँ से बहुत से बच्चों ने अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए समाज में अपना योगदान दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। वर्तमान में यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें करीबन 125 बच्चे जो कि गरीब बस्तियों से यहाँ आते हैं, उन सभी बच्चों को गणवेश, दोपहर का भोजन, पुस्तकें, स्टेशनरी, सभी प्रकार की निःशुल्क सहायता उनको उपलब्ध करवाई जाती है। और केवल मात्र एक ही उद्देश्य इस संस्था का रहा है कि बच्चों का जीवन का निर्माण करना। और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हमने वर्ष 2017 में यहाँ वैदिक कन्या गुरुकुल की आधारशिला आचार्य देवव्रत जी के कर कमलों से करवाई थी। और इस शर्त से हम उस आर्य कन्या विद्यालय के अंदर प्रवेश प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सभी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। वो बालिकाएं यहीं रहेंगी, यहीं पढ़ेंगी, यहीं भोजन करेंगी, सब कुछ कार्य निःशुल्क होगा। और ये केवल ईश्वर की प्रेरणा से और हमारे दानी दाताओं के आशीर्वाद से ही यह संभव होगा। देखिए, आज जो लाला लाजपत राय की ये कर्मस्थली है और उनकी ये सोच थी कि भिवानी के आसपास में हिसार जिला होता था, ये पूरे इलाके के अंदर एक ऐसी शिक्षण संस्था खुली जाए। उस टाइम शिक्षा के बारे में कुछ सोचता नहीं था। लाला लाजपत राय जहाँ देश को आज़ाद करना चाहते थे, वहाँ यहाँ के लोगों को शिक्षित भी करना चाहते थे। और जिस प्रकार से संस्था आज वेदपुरी जी ने और हमारे अलावा साहब ने बताया है कि ऐसी संस्था जो किसी सरकार की डोनेशन से नहीं चल रही है, आम लोगों की राय चल रही है, तो मैं मानता हूँ कि सच्ची श्रद्धांजलि यही है लाला लाजपत राय को कि ये संस्था अच्छी तरह चले और इसके लिए हम सबको योगदान करना चाहिए। और उन्होंने जिस प्रकार से क्रांति के बीज बोए थे, आज बच्चों में उनकी शिक्षा भी आनी चाहिए और कर्म ही प्रधान मानना चाहिए। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई जा रही है। उनका जो जीवन था, मैं समझता हूँ कि सर्वांगीण उन्नति करना उनका उद्देश्य रहा। राजनीतिक में जहाँ वो राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे, वैसे ही आर्थिक दृष्टि से हम देखें, उस समय साहूकारी प्रथा थी। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करके एक अद्वितीय कार्य किया। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने कहा, आर्य समाज मेरी माँ है, स्वामी दयानंद मेरे धर्म के पिता है। और मैं ये अनाथालय की जो स्थापना की गई, ये एक अद्वितीय उदाहरण है कि अनाथ बच्चों की सेवा करना। और इस आश्रम में सैकड़ों हजारों अनाथ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं और बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे हैं। अभी माननीय प्रधान जी ने ये बताया कि हम जो कन्या गुरुकुल प्रारंभ करने जा रहे हैं, वास्तव में ये एक सराहनीय कदम है। वैश्य कॉलेज के सामने स्थित प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पवन भुवानीवाला ने कहा कि लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। उन्होंने ही साइमन कमीशन का विरोध करते हुए भारत छोड़ो का नारा दिया था। वहीं लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती पर वेस्ट कॉलेज के सामने स्थित लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर श्री अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सर्राफ द्वारा पवन भुवानीवाला की अध्यक्षता में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पवन भुवानीवाला ने बताया कि लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के धुड़ी के गांव में हुआ था। वे एक भारतीय क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और लेखक थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। आज हम लाला लाजपत राय जी की 161वीं जयंती मना रहे हैं। लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था। लाला लाजपत राय जी का जन्म फिरोजपुर गांव के धरेड़ा गांव में हुआ था और वो बचपन से ही, उनके पिता जो हैं स्कूल में हेडमास्टर थे, उनमें देशभक्ति की भावना थी। उन्होंने वकालत की थी। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना थी। जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर शासन किया और हमारे यहाँ पर अत्याचार किया,
तो साइमन कमेटी आई थी, तो उन्होंने उनको साइमन गो बैक के नारे लगाए थे और उसका विरोध किया था। तो उसके गुस्से में जो है अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर लाठी बरसाई थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन मरते मरते उन्होंने ये नारे लगाए कि साइमन गो बैक, और उन्होंने ये बात कही कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी की चोट जो है अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। तो वही उन्होंने लास्ट अपनी इच्छा की थी, वही प्रूव हुई और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। देखिए, जो आज हमने रेलवे रोड स्थित लाला लाजपत राय चौक पे उनका जन्मदिवस मनाया है, 161वां जन्मदिवस मनाया है। लाला लाजपत राय जी, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, और एक गर्म दल के प्रमुख नेता लाल बाल पाल में से एक थे। भिवानी की प्रमुख कर्मस्थली रही है, उन्हें भिवानी के लिए बहुत कुछ किया है स्वतंत्रता आंदोलन में। हुड्डा पार्क के सामने स्थित ग्रीन बेल्ट इन दिनों डंपिंग यार्ड बनी हुई है। यहाँ हमेशा कचरे के ढेर लगे रहते हैं, जिसकी सफाई की तरफ हुड्डा प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते एक तरफ तो शहर के सौंदर्यकरण पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहगीरों को बदबू में माहौल से गुजरना पड़ रहा है। हुड्डा पार्क के सामने स्थित ग्रीन बेल्ट पर लगे कचरे के ढेर को उठवाने तथा यहाँ पर साफ सफाई करवाए जाने की मांग नागरिकों ने हुड्डा विभाग से की है। वार्ड नंबर 2 के पार्षद संदीप यादव ने कहा कि हुड्डा पार्क शहर का मुख्य पार्क है। यहाँ पर रोजाना सैकड़ों लोग सैर करने के लिए आते हैं तथा हुड्डा पार्क के सामने स्थित ग्रीन बेल्ट कूड़ा घर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमेशा कूड़े का ढेर लगा रहता है, जिसके उठान की तरफ किसी ठेकेदार का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगे पेड़ भी ग्रीन बेल्ट से बाहर लटके हुए हैं, जिसके चलते लोगों को चोट लगने का भय बना रहता है, जिनकी कटाई छटाई की तरफ भी किसी का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पार्क शहर का सबसे सुंदर पार्क है, लेकिन यहाँ पर फैली गंदगी शहर की सुंदरता को प्रश्न चिन्ह लगा रही है। मैं यहाँ से पार्षद हूँ संदीप, वार्ड नंबर 2। परेशानी ये है कि ये ग्रीन बेल्ट है हुड्डा डिपार्टमेंट की है, और हमने काफ़ी बार हुड्डा से इशार जाके भी मिले, एक्शन साहब से भी, जेई साहब से भी, एसडीओ साहब से भी, और यहाँ भी कंप्लेंट करी कि ग्रीन बेल्ट ना होकर ये कूड़ा घर बन चुका है। लगभग इसमें कूड़ा पड़ा रहता है, ना तो कोई ठेकेदार इसमें सफाई करके जाता है, ना इसकी देख रेख होती है। आप जैसा कि देखा भी होगा आपने, चारों तरफ इसमें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो अपनी तो यही डिमांड है, एक तो कि इसकी बिल्कुल साफ सफाई हो। ग्रीन बेल्ट है, सारे पेड़ बाहर निकले हुए हैं, लोगों को चोट लगने का भी अंदेशा है, ना इसमें कोई कटिंग होती है। और ये सबसे सुंदर पार्क है भिवानी का। इसके बाहर पार्किंग में देखो आप, गंदगी के पूरे ढेर लगे हुए। तो हमारे तो हुड्डा प्रशासन से एक निवेदन है कि ये यहाँ पे ना सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करी जाए, और ग्रीन बेल्ट वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए कि ना तो सफाई करता है, ना इनमें कुछ। आप देखो सारी ग्रीन बेल्ट अभी बनी थी, अभी दोबारा टूटने भी लगी है, और जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम है मनोज चौहान, मैं वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आते जाते ये बहुत सारी गंदगी फैला रखी है लोगों ने, ये बहुत गलत है। और यहाँ पे पार्क में घूमते हैं लोग, मच्छर मक्खी होते हैं, उससे बीमारियाँ फैल रही है। ये मतलब सारा प्रशासन ने गलत काम करवा रखा है यहाँ पे। और ये ग्रीन बेल्ट है यहाँ पे, और ये गलत है। बात ये हुड्डा में जो भी इसमें शामिल है, जो भी है, इसको साफ सफाई करवा देनी चाहिए यहाँ पे। लंबे समय से शहर के लोग बंदरों से परेशान होकर लगातार नगर परिषद में शिकायत कर रहे थे। शिकायत का निपटारा करते हुए अब बंदर पकड़ने का ठेका दिया गया है। इस बारे में नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि शहरी दायरे से करीबन 5000 से अधिक बंदर अब जल्द ही पिंजरे के अंदर होंगे। इसके लिए एक एजेंसी को ठेका दिया गया है। एक बंदर को पकड़ने के 1800 रुपए दिए जा रहे हैं। वार्ड पार्षद बंदरों की शिकायत नगर परिषद में दर्ज करवाएंगे और उसके बाद तुरंत टीम को वहां भेजा जाएगा, जहां जाल बिछाकर बंदरों को पकड़ने का काम किया जाएगा। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि नगर परिषद ने 1 साल के लिए शहरी दायरे से बंदर पकड़ने का ठेका दिया हुआ है। करीब 2.5 साल पहले ठेकेदार को 1300 रुपए प्रति बंदर पकड़ने का काम मिला था, लेकिन अब उसे प्रति बंदर पकड़ने पर नगर परिषद 1800 रुपए का भुगतान करेगा। पकड़े गए बंदरों का पशु चिकित्सकों से मेडिकल कराने के बाद उन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। भिवानी शहर में 31 वार्डों में करीब 25,000 से अधिक बंदरों की आबादी लोगों के लिए परेशानी बनी है। तेजी से बंदरों की तादाद भी बढ़ रही है। नगर कॉलोनी है जी, और इस समय मैं अशोक रोड पे खड़ा हूँ, और यहाँ बंदरों से बहुत परेशानी है सारी जनता को।
कई दफ़ा जो है लोगों को काट भी चुके हैं और ये रेगुलर सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर इस समस्या का कोई समाधान जल्दी से जल्दी हो जाए तो कॉलोनी वासियों को बड़ी राहत मिलेगी और हम तो यही गवर्नमेंट से अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी समाधान कराओ ताकि इससे छुटकारा मिले। शिकायत कई दफ़ा की है और उसका कोई जो है ना रिजल्ट निकला नहीं है। हाँ, हमारे को परेशानी एक तो बार बार नल खोल जाते हैं, टंकी खाली हो जाती है। प्लॉट में गोभी उगा रखी थी पूरी की पूरी साफ कर गई जी। कई बार बच्चों का डर रहता है और कभी कभी अटैक कर देते हैं जी, हमारा खुद को ऊपर स्वयं को ऊपर भी बिना लाठी के अटैक कर देते हैं जी। तो प्रशासन से ये उम्मीद चाह रहे हैं कि ये इसको पकड़ा जावे। अभी हमारा जो बंदरों का काफ़ी लंबे समय से एक आतंक शहर के अंदर मचा हुआ था। बंदरों पकड़ने के लिए हमने फिर से निविदाएं डाली थी, जिसके अंदर में एक एजेंसी को हमने काम भी दे दिया है। बंदर पकड़ने का काम हमारा सुचारू रूप से अभी चला हुआ है। करीबन शहर के अंदर 150 से ज़्यादा संख्या में पिछले 10 दिन के अंदर बंदर को हमने पकड़ने का काम भी किया। जैसे अभी पीछे हमने नेहरू पार्क से बंदर पकड़वाए, हमने बिछवाड़ा जोड़ है वहाँ तालाब में झील है पार्क के, वहाँ से बंदर पकड़वाए हैं। मानमपाना और शिवनगर कॉलोनी के यहाँ से बंदर को पकड़ने का हमने काम करवाया है। जहाँ भी बंदर की इस प्रकार से शिकायत आती है तुरंत प्रभाव से वहाँ पर पिंजरे लगा करके ठेकेदार के माध्यम से वो बंदरों को पकड़ते हैं और एक जो निश्चित स्थान है वहाँ पर बंदरों को छोड़ा जाता है। साथ साथ में हमने जो बेसहारा हमारे पशु हैं, नंदी हैं, गाय हैं, इनको पकड़ने का भी हमारा कार्य शुरू हो चुका है और इसको भी हम पकड़ करके एक उचित स्थान पर जहाँ चारा की और व्यवस्था हो वहाँ पर नंदियों को भी भेजने का हम काम कार्य कर रहे हैं। इन दिनों मौसम साफ सुथरा बना हुआ है और दिन के समय अच्छी धूप देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव संभावित है और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, जो फसलों के लिए फायदेमंद होगी। यदि इसी तरह से धूप चलती रही तो फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग से डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि मौसम में बदलाव के चलते तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। मौसम साफ होने के कारण अब दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। उन्होंने बताया कि तापमान में अचानक वृद्धि फसलों के लिए नुकसानदायी हो सकती है। उन्होंने किसानों को फसलों में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करने की सलाह दी है। वहीं उन्होंने बताया कि बीते दिनों हुई बरसात का फसलों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव व हल्की बरसात की संभावना व्यक्त की है। जो पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आए थे उनकी वजह से जो दिन का तापमान था वो लगभग 12-13 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया था और जो न्यूनतम तापमान था वो भी इंक्रीज हुआ था, तो वो फसलों के लिए बेस्ट था। लेकिन अभी क्या है कि मौसम साफ़ रहने की वजह से जो दिन का तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है और 20 डिग्री को क्रॉस कर चुका है और दिन रात्रि जो तापमान है वो जो है वो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। तो ये जो कंडीशन है ये फसलों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है अगर आगे लगातार बनी रहती है तो, क्योंकि दिन में जो है लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और रात्रि तापमान जो 8-10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों को यही सलाह है कि एक तो अगर सिंचाई की आवश्यकता है फसल को तो सिंचाई जो है वो समय पर उसको दें फसल को, और जो भी किसान भाई अगर कोई सिम्टम दिखते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के या कोई फोलियर एप्लीकेशन करनी है तो वो डे टाइम क्योंकि मौसम साफ़ चल रहा है तो आप कर सकते हैं। और ये जो मौसम है इसके आगे 4 से 5 दिन जो है वो लगातार ऐसे ही बने रहने की संभावना है। और अब चलते चलते आधुनिक समय में जहां डिजिटल क्रांति ने साहित्य को नए रूप में संरक्षित किया है, वहीं प्रिंट मीडिया वित्तीय संकटों से जूझ रहा है। 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट में प्रिंट मीडिया के लिए एक राहत पैकेज की सख्त आवश्यकता है। भारत में समाचार पत्रों का इतिहास 1780 में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हुआ, जब जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया, ब्रिटिश शासन की आलोचना की और भारतीय पत्रकारिता को एक नई दिशा दी। हिक्की का बंगाल बजट भारत में पत्रकारिता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसे 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई ताकि लोग पत्रकारिता के महत्व को समझें। आज के डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की स्थिति नाजुक बनी हुई है। कोविड महामारी के दौरान पत्रकारों और प्रिंट मीडिया संस्थानों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। कई समाचार पत्र बंद हो गए और कुछ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
साथ ही सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने विज्ञापन आय में भारी गिरावट ला दी। प्रिंट मीडिया समाज में विचारों, समाचारों और महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार करने में अहम भूमिका निभाता है। यह राष्ट्र के बौद्धिक विकास में सहायक और साहित्यकारों, लेखकों और विचारकों के विचारों को जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। आज प्रिंट मीडिया की स्थिति अत्यंत गंभीर है और इसे बचाने के लिए सरकार को जल्द ही एक मजबूत कदम उठाना होगा। प्रिंट मीडिया को राहत देने के लिए बजट में एक पैकेज की घोषणा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने में मदद कर सकती है। यह न केवल पत्रकारिता के महत्व को सुनिश्चित करेगा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर की रक्षा भी करेगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का फूंका पुतला। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मनाई लाला लाजपत राय की जयंती। हुड्डा पार्क के सामने की ग्रीन बेल्ट बनी कूड़ा घर, सौंदर्यता को लगा प्रश्न चिन्ह, कहा पार्षद संदीप यादव ने। भिवानी शहर के करीब 5000 बंदर होंगे पिंजरों में बंद, कहा भवानी प्रताप सिंह ने। मौसम में बदलाव से फसलों को हो सकता है नुकसान, कहा डॉक्टर देवीलाल ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।